ब्लास्ट इंजरीज की बात करें तो ब्लास्ट इंजरी में क्या होता है कि हाई एक्सप्लोसिव के साथ बॉडी का एक्सपोजर होता है, एक शॉक वेव आती है, लिविंग बॉडी से टकराती है, और उसकी वजह से जो भी फिजिकल, बायोफिजिकल, पैथोफिजियोलॉजिकल या क्लिनिकल सिंड्रोम आता है उसको ब्लास्ट इंजरी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लास्ट इंजरी देख लेते हैं कि जैसे ही एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोजन होता है ब्लास्ट का, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं। अब जैसे वो प्रेशर वेव्स जनरेट करती हैं तो उसके बाद ओवर प्रेशराइजेशन होती है और फिर अंडर प्रेशराइजेशन होती है। ओवर प्रेशराइजेशन में इस तरह की जो एयर इन फ्रंट ऑफ ब्लास्ट होती है उसकी कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट, उसकी मूवमेंट एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी कंप्रेशन हो जाती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव फेज ऑफ ब्लास्ट वेव। उसके बाद एक नेगेटिव फेज भी आता है जिसमें ये होता है कि सक्शन होती है वहां से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाता है, तो उसको नेगेटिव फेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एयर ब्लास्ट है वो कम डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू अंडर वाटर ब्लास्ट। अंडर वाटर ब्लास्ट जो है वो मोर डेंजरस होता है, और क्योंकि एयर में जब ब्लास्ट होता है तो जो एनर्जी है या जो प्रेशर है वो जल्दी डिसिपेट कर जाता है, और जो वाटर में है वो जो जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी बॉडी से ट्रैवल करती हैं और वो ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं। ब्लास्ट इंजरीज की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी ब्लास्ट इंजरीज आती हैं। प्राइमरी जो इंजरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर प्रेशर की वजह से आती है। मैंने कहा था ना एक पॉजिटिव फेज आता है, तो वो जो पॉजिटिव फेज आता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ओवर प्रेशर की वजह से जो इंजरी होती है वो प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी है। और क्योंकि एयर हमारी बॉडी में जो है वो ईजिली कंप्रेसिबल है, तो ये जो प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी है ये सारे उन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रक्ट करती है जिनमें एयर होती है, एयर फील्ड स्ट्रक्चर, जैसे लंग्स हैं, जैसे बोवल है, जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मिडल ईयर है, ठीक है। ये ओवर प्रेशर की वजह से इंजरी हुई। जो सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी है ये आपके पास कुछ पेनिट्रेशन की वजह से या फ्रेगमेंटेशन की वजह से इंजरी है, तो जो बोन के फ्रेगमेंट्स है ना वो आएंगे और वो पेनिट्रेट कर जाएंगे बॉडी में, या बोन के फ्रेगमेंट्स के अलावा भी जो दूसरी सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं वो भी प्रेशर की वजह से क्या करेंगी, प्रोपेल होंगी और वो भी आके टकराएंगी बॉडी में, पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो पेनिट्रेशन इंजरीज हैं वो सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरीज में होती हैं, ठीक है, जितनी भी हैं। टर्शरी ब्लास्ट इंजरी जो है वो ये होती है कि जो विक्टिम है वो खुद एज अ मिसाइल एक्ट करेगा, और अब वो जो है बीइंग थ्रोन अगेंस्ट अदर ऑब्जेक्ट, अब वो उड़ के दूसरी चीजों से टकराएगा, इन इजी वर्ड्स, ठीक है। तो वो थ्रोन अगेंस्ट अदर ऑब्जेक्ट, और उसकी वजह से जो है ब्लंट ट्रोमा होगा, क्रश इंजरीज होंगी, उसकी क्रश होगी बॉडी, ब्लंट ट्रोमा, उसको जो भी चीजों से टकराएगी, और ट्रोमेटिक एम्प्यूटेशन, उसकी लिम्स एम्प्यूटेट हो जाएंगी, ठीक है। ये टर्श यानी ब्लंट इंजरी। प्राइमरी जो था वो प्रेशर की वजह से, सेकेंडरी पेनिट्रेशन थी, और थर्ड में ब्लंट है। फोर्थ जो क्वार्टनरी इंजरी, क्वार्टनरी जो है वो बाकी जितने भी मैकेनिज्म है सारे क्वार्टनरी में आ जाते हैं, जैसे थर्मल इफेक्ट, केमिकल बर्न, सेप्सिस या इनहेलेशनल इंजरी या साइकोलॉजिकल ट्रोमा या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन एग्जेसरबेट कर गई है, वो सारी क्वार्टनरी में आ जाती हैं, ठीक है। ब्लास्ट इंजरीज को जनरली हमने कैसे मैनेज करना होता है, सबसे पहले तो एटीएलएस ही आएगा कि आपने एयरवे, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ये सारा कुछ करना है, प्राइमरी सर्वे करना है, रिससिटेट करना है, जितने भी वोंड डाउन सबकी मैनेजमेंट करनी है, बहुत स्पेशल अटेंशन चाहिए क्योंकि वो वोंड सारे हैवीली कंटेमिनेटेड होते हैं, उनमें डर्ट होगी, क्लोथिंग और सेकेंडरी मिसाइल जैसे वुड होगा, इधर से जो भी इधर उधर से चीज़ें आएंगी सारी पेनिट्रेट करेंगी, वो सब वोंड में होंगी, इन सबको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और वोंड को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको इरीगेशन करनी है, बहुत ज़्यादा इरीगेट करना है वोंड को, जैसे मिसाइल वोंड को भी इरीगेट करना था, और फिर इसको भी बंद नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है डिलेड प्राइमरी क्लोजर के लिए, ठीक है। और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस भी देनी है। ये तो होगी ना सारी वोंड की मैनेजमेंट की, उसको हमने क्लियर किया, इरीगेट किया, और उसमें से जितने भी फॉरेन बॉडीज उनको रिमूव किया, एक्सप्लोर किया, और फिर डिलेड प्राइमरी क्लोजर और टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद अगर रीजनल मैनेजमेंट की बात करें, ऑडिटरी सिस्टम में डैमेज होगा, मैंने बताया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसका रप्चर हो जाता है, प्राइमरी इंजरी है, तो उसका रप्चर हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकती है ऑसिकल्स की, इनर ईयर की डिसरप्शन हो सकती है, तो इस केस में आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करनी पड़ेगी, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो लंग है उसका पैरेन्काइमा डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रैपिडली जो चेस्ट वॉल है ना वो रैपिडली मूव करती है, तो पैरेन्काइमा को डैमेज कर देती है। इसके अलावा जो एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाता है, और पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, इसको कहते हैं पोस्ट ब्लास्ट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी। तो पोस्ट ब्लास्ट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि पैरेन्काइमा डैमेज हो चुका है, जो कैपिलरी एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन थी वो डैमेज हो चुकी है, और कैपिलरी लीकेज हो चुका है, ठीक है। जो इनहेलेशनल इंजरी है जिसको हमने बर्न वाले चैप्टर में भी किया है, और डिस्कस करेंगे कि अगर टॉक्सिक गैसेस इनहेल कर लें उसको इनहेलेशनल इंजरी कहते हैं, स्मोक का इनहेल कर लें, उसकी वजह से कंडीशन फर्दर एग्रावेट कर जाती है, और पिक्चर हमारे पास आती है, कफ के साथ पेशेंट आता है, फ्रूदी ब्लड स्टिंट, स्पूटम, डिस्निया और फीलिंग्स जैसे डिस्ट्रेस की फीलिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें शो कर रही होती हैं कि उसको पोस्ट ब्लास्ट रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो गई है। करना क्या, एबीसीडी ही होगा एटीएलएस वाला। उसके बाद ओवर हाइड्रेशन को अवॉइड करना है क्योंकि पल्मोनरी एडीमा हो चुका है, हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है क्योंकि रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी
इनसफिशिएंसी है, ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो रहा, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी देनी पड़ सकती है। आपको पता है कि हम पहले सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ही देते हैं, लेकिन अगर कंडीशन डेटोरेट करे तो फिर हम वेंटिलेशन की तरफ चले जाते हैं। स्टीरॉइड्स आपने नहीं देने, ठीक है। नेक्स्ट है जी जीआईटी। ये तो हमने देखा ना रेस्पिरेशन का, इनहेलेशनल इंजरी भी थी और रैपिड मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल की वजह से भी इंजरी थी। अब अगर जीआईटी की बात करें तो जीआईटी में क्या होता है कि अंडर वाटर जो एक्सपोजर नो यूजुअली उनमें एब्डोमिनल विसरा की इंजरी होती है, स्टमक परफोरेट कर सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेट कर सकती है, सीकम परफोरेट कर सकती है, मोस्ट कॉमन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, ठीक है। पेशेंट जब एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा और पेरिटोनाइटिस के साइन, क्योंकि जैसे भी बॉवल परफोरेट करे तो पेरिटोनाइटिस हो जाता है, तो उसके साइंस के साथ एक एक्सरे आप करोगे तो आपको एयर अंडर डायफ्राम नजर आएगी। फिर आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी है और साथ ही उसको क्या करना है, रिससिटेट करना है और जो भी कॉज है उसको रिपेयर कर देना है। नेक्स्ट है जी आई में क्या हो सकता है, तो आई को अच्छे से एग्जामिन करना है। आई में कंजक्टिवा और प्यूपल उनको केयरफुली एग्जामिन करना है। कोई भी आपको abnormality मिल सकती है, हाई फीवर मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है कि वो जो अंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करना है। सीएनएस डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एजिटेशन, एबनॉर्मल बिहेवियर, मस्कुलोस्केलेटल में बहुत सारे लिम्स के फ्रैक्चर हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब पेशेंट जो है वो एज अ मिसाइल एक्ट करेगा और टर्शरी इंजरी होगी तो उसमें लिम्ब एम्पुटेशन भी हो सकती है। तो ये सारी जी आपकी वन बाय वन हमने रीजनल देख ली कि हमने क्या कैसे मैनेज करना है। यूजली हम स्पेशलिटी से के साथ ही कंसल्ट कर रहे हैं, रिससिटेट कर रहे हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन दे रहे हैं, यही कुछ है।